हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीबीजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चोल प्रशासन और कला। हमने जो पिछला वीडियो लिया था उसमें लिया था हमने चोल प्रशासन, चोल वंश के बारे में कि चोल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, इसके बाद में इसमें क्या क्या कार्य किए गए, कौन सा सम्राट कितना पराक्रमित था, क्या अपने साम्राज्य विस्तार को ज्यादा महत्व देता था। अब हम बात करेंगे केवल किसकी, चोल प्रशासन और उसकी कला की। मतलब उसमें क्या योगदान दिया चोल प्रशासन में से, कौन कौन सी बातें थी जिनके माध्यम से उसने अपने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ लोगों को खुश रखने की कोशिश भी की। तो डियर फ्रेंड, हमारा जो टॉपिक है वो है चोल प्रशासन व कला। इससे पहले मैं आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही जो मेरा फेसबुक पेज है डीबीजे एजुकेशन के नाम से, उसको भी आप लाइक और शेयर करते रहें। तो चोल प्रशासन और कला की बात करें तो इसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो प्रशासन चलाने का जो तरीका था वो था एक ग्रामीण स्तर पर, मतलब गांव की जो पंचायत होती है उसके अकॉर्डिंग ही वहां की प्रशासनिक व्यवस्था होती थी। तो मैंने पहला ही टॉपिक पॉइंट दिया है ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित। मीन्स ये होगा कि लोगों को स्थानीय स्तर पर जोड़ा जाता था ताकि स्थानीय जो लोकल जो प्रॉब्लम्स जो है उसको लोकल लेवल पर ही क्या कर सके, सुधारा जा सके, उसकी समस्या का समाधान किया जा सके। इसके बाद में हम अगले जो बात करें, जो इसका जो प्रशासन था उसको कितने भागों में बांटा गया, 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 6 भागों में बांटा गया है। किसको बांटा गया है, चोल प्रशासन का जो डिपार्टमेंट है, चोल प्रशासन का जो विभाग है वो कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। और इन सब के 6 भागों को मिलाकर जो नाम दिया गया वो क्या है, मंडलम। क्या नाम दिया गया है, मंडलम नाम दिया गया है। और जो मंडलम होता है एक बड़ा समूह होता है और उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से डिपार्टमेंट काम करते हैं वो सारे इसके अंदर काउंटिंग होते हैं। अब इसके अलावा देखें तो हम मंडलम का उप विभाग, जैसे शाखाएं होती है ना, वैसे उस प्रकार इसका उप विभाग, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, शिक्षा विभाग, उप शिक्षा विभाग, ये जो सिस्टम होता है। तो उसी प्रकार मंडलम का जो उप विभाग है वो कौन सा होता है, कोटम। मंडलम का उपविभाग क्या कहलाता है, कोटम। और इसका भी उपविभाग होता है, इस कोटम के भी क्या होते हैं, उपविभाग होते हैं। कोटम के भी क्या होते हैं, उपविभाग होते हैं, जिन्हें हम क्या क्या नाम, उन्होंने क्या क्या नाम दे रखा है, नाडु, कुर्रम और ग्राम। क्या दे रखे, नाडु, कुर्रम और ग्राम। अब जो नाडु है उसकी जो प्रशासनिक सभा आयोजित की जाती है, नाडु के माध्यम से जो प्रशासनिक सभा आयोजित होती है उसको उन्होंने क्या नाम दिया है, नाटर। क्या नाम दिया है, नाटर। नाडु की जो सभा होती है, मतलब कहने वाले प्रशासनिक इकाई जो नाडु है उसकी जो सभा होती है, उसकी जो असेंबली होती है, उसका नाम क्या रखा गया है, नाटर। और नगर जो होते हैं, जिन्हें हम सिटीज कहते हैं या शहर होते हैं, उनकी अनेक श्रेणियां होती हैं, अलग अलग शहर बने हुए होते हैं। उन सभी को मिलाकर उनका नाम क्या रखा गया है, नगरतार। क्या नाम रखा गया है, नगरतार। ये अब ये देखे होंगे और शायद फर्स्ट टाइम सुने होंगे ऐसे नाम। मैं जहां तक मेरा एम होता है, मेरा टारगेट होता है कि मैं अधिक से अधिक जो नॉलेजेबल चीजें हैं, जो कंपटीशन एग्जाम के लिए अनिवार्य होती है, या कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमने पहली बार सुने हैं, या हम कहें कि डीपली जो कंसेप्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये वर्ड लेता हूँ और उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपकी कंपटीशन एग्जाम में किसी प्रकार की कोई क्या नहीं हो, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। स्पेशली हम रीट क्लासेस की बात करें, पटवार की बात करें, हाईकोर्ट की बात करें, तो इनमें अधिकतर ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे चले हम। तो प्रतिवर्ष निर्वाचित प्रतिनिधि और विभागों को स्वायत्ता, मतलब ये है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित। और ग्राम पंचायत प्रणाली जो आधारित होती है उसकी हम बात करें वो स्थानीय स्तर पर होती है, और इसमें क्या होते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कौन चुने जाते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं। देखें इसमें प्रतिवर्ष निर्वाचित प्रतिनिधि, मतलब हर जो कैंडिडेट होता है स्थानीय स्तर पर या प्रशासन में, वो सिर्फ 1 साल के लिए ही चुना जाता है। केवल 1 साल के लिए क्या होता है, चुना जाता है, और फिर अगले वर्ष दूसरा चुन लिया जाता है। इसके साथ ही एक बड़ी खासियत है इस चोल प्रशासन में कि जो विभाग होते हैं, जो हमने विभाग बांटे 6 डिपार्टमेंट और उनके उप विभाग जो है, कोटम, कोटम के उप विभाग नाडु, कुर्रम और ग्राम, उनको बिल्कुल क्या दी गई है, स्वायत्ता दी गई है। उन पर किसी प्रकार का कोई
नियंत्रण नहीं होता। साथ में जो शासन होता है, शासक होता है, उसके लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं है, उस पर कोई पाबंदियां नहीं होती। इसके बाद देखें तो जो 1/6 भाग लगान के रूप में सरकार को देना होता है। मतलब चोल प्रशासन में जो उपज होती है किसानों के पास या भूमि पर जो उपज निकाली जाती है, उसका कितना 1/6 भाग किसको दिया जाता है? प्रशासन को दिया जाता है, या सरकार को दिया जाता है, या जो वहां का सम्राट होता था उसको दिया जाता था। लेकिन इसमें शर्त क्या होती थी? या तो अनाज के रूप में देते थे, या फिर किस रूप में देते थे? स्वर्ण मुद्राओं के रूप में दिया जाता था। आगे चले, वहां चोल प्रशासन में सोने का सिक्का चलाया जाता था। उस सोने के सिक्के का नाम क्या था? कासू। क्या नाम था? कासू। सोने के सिक्कों का क्या नाम दिया गया था? कासू नाम दिया गया था, जो लगभग कितना था? 16 औंस के बराबर। कितना होता था? 16 औंस का होता था। अब औंस मीन्स होता है एक वजन इकाई होती है, जैसे अपने यहाँ ग्राम, मिलीग्राम, वैसे ही औंस एक धातुओं को मापने की इकाई होती है। तो ये थी वो सोने का सिक्का क्या था? कासू था। इसके बाद में देखें, ये जो चोल प्रशासन था उसके सबसे बड़ी खासियत थी कि उसके पास स्थल सेना के साथ साथ बड़े बड़े जहाजी बेड़े भी थे। मतलब उसके पास समुद्री ताकत भी बहुत ज्यादा थी। तो इसके प्रशासनिक दृष्टि से क्या था? पूर्ण रूप से मजबूत था। इसके अलावा सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं इसके द्वारा शुरू की गई। चोल प्रशासन में इन चीजों को महत्व दिया गया, क्योंकि अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी तो अनाज पैदा नहीं होगा, अनाज पैदा नहीं होगा तो हम सर्वसंपन्न नहीं बन सकते। आगे हम कला की बात कर लें इसके चोल प्रशासन में, तो कला में जो बात करें तो यहाँ के जितने भी मंदिर हैं वो अधिकतर किस शैली में बने हुए हैं? द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। जितने भी मंदिर हैं वो सारे किस शैली में बने हुए हैं? द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। और इन चोलों के द्वारा या चोल प्रशासन के द्वारा, चोल जो साम्राज्य या चोल वंश था उसके द्वारा पल्लवों की स्थापत्य कला को क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। क्योंकि जो द्रविड़ शैली थी वो भी लगभग इनकी थी, पल्लवों की द्वारा शुरू की गई थी। इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने पल्लवों की जो स्थापत्य कला था उसको क्या किया? आगे बढ़ाया था। इन्होंने स्थापत्य कला में के अलावा बहुत सारे मंदिर बनाए। और मंदिरों की हम बात करें तो मंदिर उनके दो प्रसिद्ध रहे अधिकतर, एक तंजौर का और एक चिदम्बर का मंदिर। ठीक है, इनके पास वर्गाकार विमान, मंडप, गोपुरम, बृहद सदन, पारंपरिक सिंह चाली आदि भी महत्वपूर्ण स्थापत्य कला के नमूने हैं। और यहाँ की नटराज शिव की काशी की मूर्तियां, नटराज जो शिव है उनकी जो काशी की मूर्तियां हैं वो भी यहाँ प्राप्त हुई हैं। और ये भी एक सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। कौन से वंश का? चोल प्रशासन के। तो डियर फ्रेंड, ये था हमारा चोल प्रशासन और कला। मैं चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को क्या करें? अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इससे संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से, या मेरे जो फेसबुक पेज है डीबीजे एजुकेशन, उसके माध्यम से आप मुझे लिखकर बता सकते हैं कि सर इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका सॉल्यूशन आपके सामने रख सकूं। बस आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। जय हिंद, जय भारत।